निम्नलिखित में से कौन सा कथन गंभीर मानसिक मंदता के संबंध में गलत है? जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताना है। ऑप्शन ए, बुद्धि लब्धि स्कोर 20 से 34 के बीच होता है। ये सरल कार्य को सीखते समय समस्याओं का सामना करते हैं। इनकी मानसिक आयु 8 से 10 वर्ष के बच्चे की होती है। इन्हें निरंतर देखभाल और ध्यान की आवश्यकता होती है। गंभीर मानसिकता यानी कि गंभीर का मतलब होता है सीवर, सीवर मेंटली रिटार्डेड जिसको बोलते हैं, MR। तो वो उसके संबंध में जो गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सी जो है गलत है। ये कहते हैं कि मानसिक आयु 8 से 10 वर्ष के बच्चे की होती है। ये गलत है भाई, बाकी सारे के सारे सही हैं। इनकी बुद्धि लब्धि स्कोर 20 से 34 के बीच होता है, यानी कि ये प्रोफाउंड की कैटेगरी में आते हैं। सीवर या प्रोफाउंड की कैटेगरी में जो आते हैं, बिल्कुल ही इनकी जो बुद्धि लब्धि यानी कि IQ जो लेवल होता है, IQ लेवल होता है 20 से 34 के बीच होता है। सामान्य समस्याओं का सामना करते हैं भैया सरल कार्य सीखते समय भी, और इन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। जो गलत है ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नॉर्थ। डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट की। अगर हम बात करें उसके लिए भी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो लेक्चर उत्तराखंड टेट के लिए, यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई उत्तराखंड टेट के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से डेफिनेटली 4 से 5 के नंबर के क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 में भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। मॉक टेस्ट नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको ये नंबर स्कोर करने हैं तो टेलीग्राम पर PDF अपलोड हो जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। प्रीवियस अगर लिंक नहीं देखें अपने CDP सेक्शन के, तो वीडियो के ऊपर आई सेक्शन में आ रहा है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पेपर 1 पेपर 2 के लिए चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। CDP में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल पर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी काफी इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन 2, अति गंभीर मानसिक मंदता के बुद्धि लब्धि स्कोर की सीमा है। IQ रेंज ऑफ प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेड, क्या इनकी रेंज होती है? 20 से कम होती है, 20 से अधिक होती है, 20 से 34 के बीच में होती है, या 35 से 49 यानी कि 50 के बीच में होती है? फटाफट से आंसर करना है कि IQ रेंज यानी कि बुद्धि लब्धि। तो अभी हमने डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर ए, 20 से जो कम वाले होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रोफाउंड की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अति गंभीर। मतलब इन्हें आप कुछ भी नहीं सिखा पढ़ा सकते, ये बिल्कुल ही मतलब जो डल होते हैं ना, डल से भी नीचे की कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो 20, मतलब इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। बात ये समझ लो कि IQ लेवल, इंटेलिजेंस लेवल इतना कम है इनका कि इससे नीचे हम माप भी नहीं सकते हैं IQ रेंज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपचारी बालक वह है। डेलिक्वेंट चाइल्ड, कई बार क्वेश्चन आया भाई ये, इज द चाइल्ड। अपचारी बालक यानी डेलिक्वेंट चाइल्ड, जो अलग अलग टीचिंग एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करता है उसे बोलते हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड। जो सामाजिक नियमों और विनियम के विरुद्ध व्यवहार करता है, जिसे शारीरिक और जिसे शैक्षिक क्षेत्र में समस्या हो, या जिसे शारीरिक या मानसिक जिसमें कमी हो, उसको हम डेलिक्वेंट चाइल्ड बोलते हैं। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो सामाजिक नियमों और विनिमय के विरुद्ध व्यवहार करता है, यानी कि जो सोशल, जो ऐसा भी हमारा समाज है ना, उसके विरुद्ध अगर कोई भी व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसे बोलते हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड। बात क्लियर हुई? और अगर हम बोले जो समाज के नियम के अनुसार व्यवहार करता है उसे हम क्या कहेंगे? और जो उसे हम बोलते हैं जो एक कानून का, देखो जो कानून का एक होता है कि भाई समाज के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और दूसरा होता है जो कानून के नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे बोलते हैं अवज्ञाकारी। अवज्ञाकारी, अवज्ञाकारी वो होते हैं जो कानून के नियमों का उल्लंघन करते हैं। जो समाज के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें बोलते हैं अपचारी, यानी कि डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया डैश के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार रिपीटेड आपने ये टर्म्स देखी होंगी अलग अलग एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन है फिर भी बार बार रिपीट किया जाता है और स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। रीजन क्या है? कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट का क्लियर ना होना। मैंने डिसेबिलिटी के ऊपर एक वीडियो लेक्चर बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई सेक्शन में छोड़ दूंगा, जरूर देखना जाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी लेक्चर डिस्कस किया जिसमें मैंने सारे विकार को, सारे डिसेबिलिटी को डिस्कस किया। तो डिसलेक्सिया को भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो डिसलेक्सिया किस चीज से एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। मानसिक विकार है, पठन संबंधित विकार है, या गणितीय विकार है, या व्यवहारिक विकार है? तो देखिए डिसलेक्सिया का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पठन। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइन को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चीज को पढ़ने में असमर्थता व्यक्त करता है या पढ़ने में सक्षम नहीं है,
या उसे जो पढ़ा गया है वो गलत तरीके से पढ़ता है, तो वो विकार जो होता है वो आता है डिसलेक्सिया के अंतर्गत। तो इसको हम बोलते हैं पठन संबंधित विकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सबसे ज्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन या डिसेबिलिटी वाले पार्ट में ऑटिज्म से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। बहुत ही फेमस टर्म हो गई है ऑटिज्म कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म डिसऑर्डर। क्या होता है ये ऑटिज्म? ऑप्शन ए, दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थता, आराम से घूमने में असमर्थता, नींद लेने में असमर्थता, निर्देशों का पालन करने में असमर्थता। क्या होती है ऑटिज्म? राइट आंसर जो होगा इसका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए, दूसरों के साथ आंख से संपर्क करने की असमर्थता। यानी कि जो आई कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट करके जैसे हम लोग, मैं आप लोगों के साथ में आई कांटेक्ट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जो जिनके अंदर इस तरीके की एबिलिटी नहीं होती वो होते हैं ऑटिज्म का शिकार। और ऑटिज्म क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल बेस्ड डिसऑर्डर है। बात क्लियर हुई? ठीक है। इसमें इनमें क्या होती है? इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी कि इनके अंदर सक्षमता नहीं होती है कि वो किसी से वार्तालाप कर सके, किसी से कोई भी इंटरेक्शन कर सके, है ना। और ये ऑटिज्म किस चीज पर प्रभाव छोड़ता है? नर्वस सिस्टम पर। जो नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमंस का, उस पर इसका प्रभाव रहता है, तो इसलिए ऑटिज्म होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रेल दृष्टि दोष से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह सांकेतिक भाषा संबंधित है। यानी कि ब्रेल जो लिपि होती है वो किस चीज से रिलेटेड है? विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल भाषा बनी है, वो उसको टच कर कर, सेंस कर कर पढ़ सकते हैं। इन द सेम टाइम साइन लैंग्वेज जो संकेतिक भाषा है वो किस चीज से रिलेट करती है? मांसपेशियों से, बौद्धिक विकलांगता से, श्रवण दोष से, या फिर सह संवेदता से। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण दोष, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। सुनने संबंधित जो विकार होता है उसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट, और ये पार्शियल भी हो सकता है। ओके, और ये एट द टाइम ऑफ बर्थ भी हो सकता है और आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, यानी कि जन्म लेने से पूर्व में भी ये विकार किसी भी बच्चे के पास हो सकता है और जन्म के बाद भी हो सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें बच्चा जो है सुन नहीं सकता, संकेत वाली भाषा से केवल समझ सकता है। नेक्स्ट, समावेशी स्कूल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? जो रॉन्ग है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत पहले वीडियोस डिस्कस की हैं मैंने, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे थ्योरी वाले, बहुत ही प्रिसाइज लेक्चर हैं, जरूर जाके चेक करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन? समानता की भावना विकसित करना, हीन भावना को विकसित करना, सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करना, विशेष बच्चों के मनोबल को बढ़ाना। तो गलत क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीन भावना को विकसित करना। भाई इंक्लूसिव एजुकेशन कभी भी हीन भावना को विकसित नहीं करती है, बल्कि ये क्या करती है? जो पिछड़े हुए बच्चे होते हैं, चाहे वो डिसेबल हों, चाहे किसी भी आधार पर हो, सोशल सामाजिक कारणों की वजह से हो, आर्थिक कारणों की वजह से हो, उन्हें भी आगे लाने का काम करती है समावेशी शिक्षा। और सामान्य बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे दी जाने वाली, सभी बच्चों को इंक्लूड करके, सम्मिलित करके दी जाने वाली शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये हीन भावना को तो कभी भी विकसित नहीं करती है, ये समानता की भावना को विकसित करती है बिल्कुल, यानी कि इक्वालिटी को डेवलप करने के लिए ही समावेशी शिक्षा को डाला गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी देती है ये बच्चों को, विशेष बच्चों के मनोबल यानी कि उनको मोटिवेट करने का काम करती है, मनोबल को बढ़ाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषण विकार नहीं है? नॉट पूछा गया है कि जो भाषण विकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीच डिसऑर्डर? तीव्र अस्पष्ट भाषाएं, तुतलाना और हकलाना, होठ हिलना और अस्पष्ट उच्चारण, तेज या धीमी गति से बात करना। तो देखो जो स्पीच डिसऑर्डर नहीं है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। देखो तेज या धीमी गति से बात करना बोलने संबंधित विकार नहीं है। ये क्या है? ये क्वालिटी है आपकी बोलने की, कि आप अपनी क्वालिटी में किस तरीके से लैंग्वेज की पिच या अपनी पिच को अपर भी कर सकते हैं, स्लो डाउन भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक कौशल है, स्किल है, ना ही कि डिसऑर्डर। होठ का हिलना या अस्पष्ट इनअप्रोप्रिएट उच्चारण, वोकैबलरी अगर आपकी गलत है तो वो एक स्पीच डिसऑर्डर है। आप तुतला रहे हैं बोलते हुए, हकला रहे हैं, तो ये आपका स्पीच डिसऑर्डर है। और तीव्र अस्पष्ट भाषण यानी कि बहुत तेजी के साथ में और जो कुछ भी समझ में ना आए ऐसी वाक्य में अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वो भी एक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिसग्राफिया निम्न में से किस में से संबंधित है? डिसग्राफिया इज रिलेटेड टू गणना में समस्या, लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, या फिर भाषा में समस्या। डिसग्राफिया, ग्राफ, ग्राफिया से समझ लो आप ग्राफ, और ग्राफ को क्या करोगे आप? प्लॉट करोगे, प्लॉट करोगे तो लिखित
ऑप्शन नंबर बी, लिखने में अगर बच्चे को किसी को भी समस्या आती है तो वो समस्या किसके अंतर्गत आएगी, डिसग्राफिया उसको कहा जाता है। लर्निंग डिसऑर्डर का ये पार्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक पार्ट है। पहले हमने पढ़ा था डिसलेक्सिया बोलने संबंधित विकार, अब ये डिसग्राफिया यानी कि लिखने संबंधित विकार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको अपनी कक्षा में 2 मानसिक विकलांग बच्चों को समायोजित करने के लिए कहा गया है, आप क्या करेंगे? जो बेस्ट पॉसिबल चीज है इन ऑप्शंस में से वो आपको बतानी कि आप क्या करेंगे, कौन सा इनमें से ऑप्शन चूज करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु नई तकनीक सीखेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, विकलांग बच्चे आपकी क्लास में समायोजित किए जा रहे हैं तो आपको उनके बारे में, उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने का मतलब है कि वो किस तरीके से सीख सकते हैं, वो तकनीक को आपको अडॉप्ट करना है। बात क्लियर हुई? ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को आपकी क्लास में इंक्लूड किया गया है तो वो बच्चे आपके अनुसार चलेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको उनके अनुसार, शिक्षक को बच्चों के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। तो ऐसे विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु नई तकनीकों का इस्तेमाल करना होता है तो वो एज ए टीचर आपको सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, पेशे कौशल में अधिगम विकलांगता डैश को संदर्भित करती है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल्स इज रिफर्स टू, डिसफेजिया बोलते हैं इसको, डिसप्रेक्सिया बोलते हैं, डिसकैलकुलिया बोलते हैं, या डिसलेक्सिया बोलते हैं। देखो सारे के सारे ऑप्शन जो है मिलते जुलते हैं और यहीं पे स्टूडेंट गलत करके आता है। पेशीय कौशल यानी कि मोटर स्किल्स, और मोटर स्किल्स भी किसका पार्ट है, अधिगम संबंधित विकलांगता से है। तो इसमें मोटर पेशीय कौशल के अंतर्गत जो इंक्लूड किया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। पेशिया, DYSPRAXI, डिस्प्रेक्सिया। प्रेक्सिया यानी कि पेशीय, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पेशीय संबंधी यानी मोटर संबंधित, कि आप अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते। फाइन मोटर स्किल्स जैसे लिखना, पेन पकड़ना, ब्रश करना, ये सारे अगर स्किल्स कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है तो वो आता है डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत। और डिसकैलकुलिया क्या है, जिसको गणितीय संबंधित, गणितीय संबंधित विकार होता है उसको हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी व्यक्ति की दृश्य तीक्ष्णता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एस्टिमेट पर्सन्स विजुअल एक्यूटी। विजुअल एक्यूटी का मतलब कि देखने संबंधित, कि कौन व्यक्ति कितने अच्छी तरीके से देख सकता है, उसको मेजर करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? अवलोकन चार्ट है, ये ऑब्जर्वेशन चार्ट है, स्नेनल चार्ट है, दृश्य साधन है, या फिर माइक्रोस्कोप है? तो देखिए किसी भी चीज की विजुअल एक्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर बी, स्नेनल चार्ट। स्नेनल चार्ट क्या होता है भाई? 20/20 आपने बोल दिया, 20/20 किसी व्यक्ति की आई साइड है, 20/20 मतलब परफेक्ट आई साइड कहलाती है। तो इसको मेजर किया जाता है स्नेनल चार्ट्स पे। इसमें लेटर बने होते हैं अलग अलग साइज के। जब आप आई साइड टेस्ट कराने जाते हो तो आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े अलग अलग रोज और इन कॉलम बने होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स लिखे होते हैं अलग अलग साइज के। तो ये स्नेनल चार्ट कहलाता है जिससे आपकी आई साइड चेक होती है। इसके बारे में भी डिस्कस किया है मैंने, वीडियो में लिंक है, जरूर देखें जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषण संबंधित विकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीच डिसऑर्डर? स्पीच डिसऑर्डर कौन सा है? डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसथ्रिक्सिया है, या डिसकैलकुलिया है? बोला जा रहा है स्पीच संबंधित यानी कि भाषण संबंधित जो डिसऑर्डर है। देखो डिसग्राफिया हो गया लिखने संबंधित, है ना, राइटिंग संबंधित हो गया ना। डिसलेक्सिया यानी कि रीडिंग संबंधित, पढ़ने संबंधित। डिसकैलकुलिया आपने देख लिया क्या, मैथमेटिक्स, गणितीय संबंधित। तो क्या बचा? डीथ्रेसिया। डीथ्रेसिया जो है स्पीच डिसऑर्डर हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, वांछित और अभाव के मनोवैज्ञानिक परिणाम है। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड आर। डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, डिसएडवांटेज मतलब वांछित बच्चे और अभाव के कारण जो साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक प्रतिमानों का परिणाम है ये, प्रेक्षक प्रतिमानों का परिणाम है, शैक्षिक उपलब्धियों का प्रभाव है, ये सभी। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है। सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, कॉग्निटिव भी होता है, संज्ञान भी होता है, प्रेरक मोटिवेट भी होता है, शैक्षिक यानी कि एजुकेशनल अचीवमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभावान यानी कि प्रतिभावान जो छात्र होते हैं उनकी विशेषता है, और उनको हम बोलते हैं गिफ्टेड लर्नर्स यानी कि गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं, प्रतिभावान जो चाइल्ड होते हैं उनकी क्या स्पेशलाइजेशन होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, निर्णय लेने की क्षमता, या फिर आरक्षित बच्चे होते हैं, या स्वभाव से शर्मीले होते हैं?
तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने की क्षमता। यानी कि ये अपने आयु वर्ग में, अपने लेवल में इनके जो डिसीजन पावर होती है दूसरे स्टूडेंट से कई गुना ज्यादा होती है। इनमें कुछ विशेष प्रकार की क्षमताएं पाई जाती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं इंटेलिजेंस लेवल से या फिर अपनी एक्टिविटीज के कारण, अपनी फिजिकल के कारण, तो उनको हम गिफ्टेड लर्नर या गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट डाउन जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट जरूर मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वाज अभिषेक त्यागी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।